हेलो फ्रेंड्स। आज का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। मतलब हमारा न्यू सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हम जो है बेसिक इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हमारे पास क्या है, स्टडी है। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम जानते हैं कि जो चीज़ें हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स में बैक्टीरिया, अल्जी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस। तो डेफिनेशन हमारी यही बनती है बेसिकली, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, या हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जगह पे माइक्रोब्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स भी हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमने डेफिनेशन में कुछ एडिशन ये की है कि विच आर यूनिसेलुलर, जो कि यूनिसेलुलर भी हो। हमारा असल में कॉन्सेप्ट बना हुआ है आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं सिर्फ यूनिसेलुलर्स होते हैं। सिर्फ यूनिसेलुलर्स नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो इस वजह से मैंने इसको एडिशंस इसके अंदर ये भी की है लाइन कि वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सेल के क्लस्टर्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर्स भी हो सकते हैं। सेल के क्लस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, यूनिसेलुलर का हमें पता है कि सिंगल सेल, और सेल के क्लस्टर्स क्या होते हैं ये डिफाइन करते हैं। और मल्टी सेलुलर बेसिक हमें पता है कि एक से ज़्यादा सेल, 2 or more than 2 cells आर मल्टी सेलुलर्स। थर्ड हमारे पास आते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। तीसरी टाइप्स होती है क्लस्टर्स की। क्लस्टर्स क्या होते हैं, होते ये बेसिकली यूनिसेलुलर ही हैं। यूनिसेलुलर जैसे एक सेल होता है, बट ये क्या होता है, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। कॉलोनी की फॉर्म में कैसे रहते हैं कि एक से दूसरा बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी मतलब हमारे पास जो भी माइक्रोब्स हैं वो आपस में मिलकर रहें एक बंच की फॉर्म में। जैसे कि हम ग्रेप्स को देखते हैं, ग्रेप्स भी एक बंच की फॉर्म में होता है ना। तो इस तरीके से जो बंच की फॉर्म में रहें तो हम उसको क्लस्टर्स ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, कॉलोनीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में भी रहते हैं। तो हम इनकी भी स्टडीज़ किसके अंदर करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। क्योंकि सिंपली हमारे पास यूनिसेलुलर्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं, और बंचेस भी होते हैं। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे सेल्स हों, बट यूनिसेलुलर हों और वो इकट्ठे रहते हैं बंचेस की फॉर्म में। तो हम उसकी स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, सेल क्लस्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरिया हो गई हमारे पास इसकी एग्जांपल, अल्जी हो गई, प्रोटोजोआ हो गए, फंजी हो गए, वायरसेस हो गए। ठीक है, अब इसको हम, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते क्यों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पढ़ने की, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, इसकी हमने इम्पोर्टेंस डिफाइन करनी है। इम्पोर्टेंस यही है कि वाई टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हमारा पढ़ने का बेसिक मतलब क्या है, हमारी फील्ड से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो हम, जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन नेचर। तो जो चीज़ एवरीवेयर हमारे पास प्रेजेंट हो, हर जगह पे मौजूद हो, तो उसके दोनों चीज़ हो सकते हैं हमारे पास, बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और नुकसानात और फ़ायदे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं उसके। तो बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, हमने बेसिक यही पढ़ना होता है कि हमारे इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसको सब्जेक्ट को पढ़ने के, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेनिफिट्स हमारे पास बेसिकली ये हैं, माइक्रोब्स हमारे पास जो है एज अ मेडिसिन में भी काम आते हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम आते हैं, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम आते हैं। तो ये इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे तो हम इनके बेनिफिट्स को जान नहीं सकते, और जान नहीं सकते इनके बेनिफिट्स को तो उनकी हम ग्रो नहीं करवा सकते। तो क्योंकि हम बेनिफिट्स जानते हुए माइक्रोब्स की आर्टिफिशियल ग्रोथ भी करवाते हैं, वो इसी वजह से करवाते हैं क्योंकि हमें उनसे बेनिफिट्स हासिल करने होते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस ये होते हैं हमारी हमारी जो है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स बनाए, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की हर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ एक किस्म की जंग है। किस चीज़ के ऊपर जंग है, वो है फूड के ऊपर जंग। ठीक है, इनकी जंग हमारे साथ किसके ऊपर है, फूड के ऊपर।
तो हमारी फूड को ये ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बेनिफिशियल फूड हो सकती है, ठीक है, फूड को ख़राब कर सकते हैं, या जैसे हमारे स्पॉइलेजेस कर देते हैं फूड को, या हमारी फूड को खा लेते हैं लोग। तो ये हमारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं जो हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, उनको ख़राब कर सकते हैं, उनको नुकसानात पहुंचा सकते हैं। तो इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं और बेनिफिट्स भी। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये एवरीवेयर मतलब हर जगह पर है, तो हर जगह पर है तो हम इनके बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक डिसएडवांटेजेस का गुजरा है, वो था हमारे पास, हमने देख ही लिया है, वो है कोरोना। कोरोना को हमने देखा तो नहीं है, मतलब कि हमने समझ लिया है कि कितना उसका डिसएडवांटेजेस थे। अगर हमारी उसके ऊपर स्टडी नहीं होगी तो हम उसकी वैक्सीन नहीं बना सकते, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते माइक्रोब से, ना उसके ख़िलाफ़ कुछ हम जो है चीज़ बना सकते हैं, वैक्सीन नहीं बना सकते, एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकते। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की सूरत को देखते हुए हम ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ताकि हम माइक्रोब्स के साथ दोनों किस्म के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, बेनिफिट्स भी उठा सकें और डिसएडवांटेजेस भी उनके फेस कर सकें, ठीक है। और दूसरा, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं हर जगह। इजीली ग्रो किस तरह हो जाते हैं, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा कुछ भी ग्रोथ के लिए फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये हर जगह आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एयर के अंदर भी मिलते हैं, सॉइल के अंदर भी मिलते हैं, हमारे पास एयर में हर जगह मौजूद हैं, सॉइल के अंदर मौजूद हैं, ओशंस के अंदर मौजूद हैं, हत्ता कि जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर भी मौजूद है। बेसिकली अगर हम किसी इंसान की बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी के स्किन के ऊपर भी हैं और उसके एलिमेंट्री कनाल के अंदर भी हैं। हम पता है हमें, जैसे फूड हम खाते हैं तो एलिमेंट्री कनाल के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी किस चीज़ के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, वो हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये इसकी क्या है, हमारे पास हमें पता चल गया कि कहाँ मौजूद होते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है हमारी इस वर्ल्ड के अंदर। तो इस वजह से जो है हम इनकी स्टडी करते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं कि हमें जो है दूसरे ऑर्गेनिज़म को यूज़ करना नहीं पड़ता। हम इन माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए हमारी मेडिसिन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तादाद में बहुत ज़्यादा है, इनकी क्वांटिटी दूसरे चीज़ों से ज़्यादा है। जैसे कि एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, हमारे पास जो इंसुलिन है, शुगर के पेशेंट जो लेते हैं डायबिटीज़ के, वो हम कहाँ से बनाते हैं, वो हम बनाते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है। वही इंसुलिन कहाँ से भी बनती है, काऊ से भी बनती है, ठीक है। बट अब तो हम काऊ का तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम काऊ का यूज़ करेंगे इंसुलिन बनाने के लिए हमारे पास जो है, तो हम काऊ के स्पीशी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसी वजह से हमारे पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा मौजूद है वो हमारे पास माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को हम यूज़ करते हुए हमारी एंटीबायोटिक्स, दूसरी भी मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स के अलावा वैक्सीन्स हो गई हमारे पास बहुत सारी, जो हम कहाँ से बनाते हैं, माइक्रोब्स से बनाते हैं। तो हमारे पास ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इस वजह से हम बेनिफिट्स को देखते हैं और डिसएडवांटेजेस को देखते हुए माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स हमारे पास किस किस्म के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं सेलुलर्स और दूसरे होते हैं ए सेलुलर्स, ठीक है। सेलुलर्स वो जिनके पास सेल हो, सिंपल सी बात है, और ए सेलुलर वो जिनके पास प्रॉपर सेल ना हो, पूरी सेल के कंटेंट्स ना हो, वो जो है वो ए सेलुलर कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम सेलुलर की बात करें, सेलुलर के अंदर हम अगर नंबर्स के ऊपर बात करें कि किसके अंदर कितने नंबर्स हैं सेल के, या मतलब सेल जो है वो उसके अंदर कितने मौजूद हैं, नंबर्स की बेसिस पे देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं कि यूनिसेलुलर, दूसरी टाइप है हमारे पास मल्टी सेलुलर। और अगर हम सेल की टाइप इस तरीके से देखें वो किस तरह का बना हुआ है, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो उसकी बेसिस पे भी हम दो टाइप्स निकाल सकते हैं, एक है प्रोकैरियोट्स, एक है यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें यूनिसेलुलर्स के एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। और अगर मल्टी सेलुलर देखें तो मल्टी सेलुलर में हमारे पास कौन कौन आते हैं, अल्जी जो है हमारे पास मल्टी सेलुलर में भी आती है, यूनिसेलुलर में भी आती है। फंजी जो है हमारे पास, फंजी के अंदर मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर्स होते हैं, बट इसके अंदर जो है सबसे कॉमन
यूनिसेलुलर हमारे पास जो फंजी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट भी रखती है, वो है हमारे पास यीस्ट। तो इसके अंदर यूनिसेलुलर यीस्ट आती है। और फिफ्थ हमारे पास जो बच गया वो है वायरस। वायरस को अगर हम देखते हैं तो वो किसके अंदर काउंट होता है, वो एसेलुलर के अंदर, क्योंकि इसके पास प्रॉपर सेल नहीं होता। इसके पास क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियोटाइड में से कोई एक चीज़ होती है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली अभी आप यहाँ समझ लें कि आरएनए या डीएनए को हम बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसके ऊपर मैं डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा नेक्स्ट। तो डीएनए और आरएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो आरएनए होते हैं और एक डीएनए होता है। इनमें से कोई एक चीज़ होगी इसके पास, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और इसके साथ क्या होगी, एक प्रोटीन की कोर होगी। यूँ समझो कि ये प्रोटीन की कोर है, इसके अंदर जो है ये इसका आरएनए का हिस्सा है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, वायरस। तो हमारे पास दो चीज़ें होने की वजह से वायरस जो है पूरा प्रॉपर एक सेल नहीं रखता, ये सिर्फ ये दो चीज़ें रखता है, प्रोटीन, आरएनए या डीएनए में से कोई एक कंपोनेंट। तो इन दोनों को मिला के पूरा टोटली वायरस बना हुआ होता है, ठीक है। तो वायरस जो है हमारे पास एसेलुलर की टाइप्स के अंदर आता है, और बाकी जो है हमारे पास अगर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बेसिस पे देखें तो यूनिसेलुलर हमारे पास कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। मल्टीसेलुलर में देखें तो अल्जी और फंजी, ठीक है। इनके अंदर यूनिसेलुलर्स भी होते हैं कुछ। अगर इनके यूनिसेलुलर्स की बात की जाए तो इनके यूनिसेलुलर्स में हमारे पास फंजी के अंदर देखते हैं तो हमारे पास है यीस्ट, और अगर अल्जी के अंदर देखते हैं हम तो हमने नाम सुना हुआ है यूग्लिना का। तो यूग्लिना के अंदर हमारे पास अल्जी आती है, यूनिसेलुलर के अंदर यूग्लिना, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के ऊपर हम बात कर लें तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, बाकी प्रोटोजोआ, अल्जी, फंजी ये सब जो है हमारे पास यूकैरियोट के टाइप्स में होते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे पास मेनली किसकी बेसिस पे हो रही है, वैसे हो रही है हमारे पास मेनली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बेसिस पे। तो हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ऊपर। अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेनली जो हमारे पास डिफरेंस है वो ये हैं तीन। वैसे बहुत सारे डिफरेंस हैं, अगर हम निकालने बैठें तो पूरी हमारी जो है ना एक पेज भर जाएगा डिफरेंस निकालते निकालते। पर मेनली डिफरेंस जो हमारे पास फर्स्ट है कि प्रोकैरियोट्स का अगर आप डीएनए चेक करेंगे ना तो उसका डीएनए होता है कुछ इस तरीके से सर्कुलर टाइप, ठीक है। और यूकैरियोट का अगर आप डीएनए देखेंगे तो वो होता है हमारा लीनियर टाइप। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है सबसे पहले तो, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स का कौन सा होता है, डीएनए इज सर्कुलेटेड यूजुअली फ्री फ्लोटिंग, और ये फ्री फ्लोट कर रहा होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और यूकैरियोट के अंदर कहाँ पे ये होता है, ये होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोट के अंदर, ठीक है। दूसरा मेन डिफरेंस वही जो मैंने अभी बताया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती इनके पास। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती तो किस तरीके से इनका हमें नज़र आता है डीएनए, एक किस्म का हमें नज़र आता है फ्लोटिंग। किसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म में। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के सेल की, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका जो डीएनए है ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली फ्लोट हो रहा है, इसके ऊपर कोई सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये है, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो डीएनए है वो फ्लोट कर रहा है। अगर हम यूकैरियोट के डीएनए की बात कर लें तो यूकैरियोट का डीएनए होता है हमेशा न्यूक्लियस के अंदर, और किस फॉर्म के अंदर होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। और थर्ड इसका डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, वो इसके अंदर मौजूद नहीं होते प्रोकैरियोट्स के अंदर। और जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर। गोल्गी अपरेटस देख लो, गोल्गी अपरेटस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लें तो उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड अगर देख लो तो प्लास्टिड के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है हमारे पास, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही है दूसरा, कि इनके पास क्या नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। और यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है प्रॉपर, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तभी आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं वो ऐसे फ्रीली फ्लॉट कर रहे हैं अगर हम बैक्टीरिया के सेल की बात करें। और अगर हम यूकैरियोट सेल की बात करें तो उसके ऊपर राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसके अंदर भी फ्लॉट कर रहे होते हैं पर उनकी तादाद कम होती है फ्लॉटिंग वालों की। ज़्यादातर कहाँ लगे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं। प्रोकैरियोट्स हमेशा ऑलवेज क्या होंगे? यूनिसेलुलर। और यूकैरियोट्स जो है वो हमारे पास किस किस्म के भी हो सकते हैं? वो यूनिसेलुलर्स भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर्स भी हो सकते हैं, दोनों किस्म के हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। ठीक है, कि हमारा इसका इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से। ठीक है, इसके हमारे पास इम्पोर्टेंस किस किस्म की है हमारे पास? मेनली जो है वो हम 5 के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। एक है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है, दूसरी एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर और इन्वायरमेंट्स के अंदर। ठीक है, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? सिंपल से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो वही वाली शुगर वाली, डायबिटीज़ के जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं? उनके लिए इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं। उनके लिए इंसुलिन कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? हम बैक्टीरिया से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं कोकाई। ठीक है, उनमें से प्रिपेयर करते हैं। उनमें से क्या प्रिपेयर करते हैं? बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इस तरीके की नज़र आ रही होती है। इसको क्या करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर? टेक्नोलॉजी, इसको अगर हम थोड़ा सा वो कर लेना डिफाइन, बायोटेक्नोलॉजी क्या? बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कि हम टेक्नोलॉजी कुछ भी मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड को यूज़ करते हुए दोनों को मिलाकर हम किसके लिए बेनिफिट्स उठा सकें? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो वो फील्ड हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी का काम कर रही है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कहाँ थे? प्लाज्मिड्स के ऊपर। क्या होता है? बैक्टीरिया का हम लेते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड लेने के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं? कट ऑफ करते हैं इसको, प्लाज्मिड को। कट ऑफ करने के बाद हम क्या करते हैं? इसके अंदर वेक्टर, वेक्टर क्या होता है कि जिस भी पेशेंट के लिए हम इंसुलिन बना रहे हैं तो उसके लिए जो है हम उसका डीएनए इसके साथ अटैच करवाते हैं। इसको यहाँ से कट करके इसका डीएनए किसी दूसरी स्पीशी का जो है इसके अंदर हम डीएनए अटैच करवाते हैं। ठीक है, जब वो अटैच हो जाता है तो हमारे पास यूँ समझो कि ये जो है अभी तक बैक्टीरिया की स्पीशी का वो था प्लाज्मिड, और इसके अंदर जो न्यू अटैच हुआ है वो यूँ समझ लो ये वेक्टर का अटैच हुआ है। अब ये क्या होगा कि प्लाज्मिड के पास जो है खुद सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब खुद अपने आप को ये मल्टीप्लाई करता है। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? हम इंसुलिन बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे किस लिए यूज़ होती है? डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। तो वो कहाँ से हम कर रहे हैं? वो भी हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। माइक्रोब्स क्या हमारे पास? बैक्टीरिया वगैरह, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारे पास इसके बहुत सारी यूजेस हैं। मेन यूजेस ये है कि हम इससे पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्ट का नाम तो तुमने सुना होगा। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट ये होते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे प्लांट्स वगैरह को या हमारी फूड को जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो उनको हम किल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्ट को किल करने वाले पेस्ट के किलर्स, तो हम उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स भी अक्सर कहाँ से बनते हैं? हमारे माइक्रोब्स के अंदर से भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो गया। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास यूज़ है। इंडस्ट्री में हमारे पास कहाँ यूज़ है? अगर हम डेयरी इंडस्ट्री देख रहे हैं हमारी, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री क्या है हमारे पास ब्रेड की इंडस्ट्री वगैरह हो गई, या मिसाल के तौर पे अल्कोहलिक इंडस्ट्री देख लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा किसका यूज़ है? ज़्यादातर यीस्ट का यूज़ है। यीस्ट भी क्या है? हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है। तो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर भी कौन यूज़ हो रहे हैं? माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है हमारे पास। मेडिसिन्स की बात करें तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स जितनी भी हैं वो सारी कहाँ से बनती है? हमारे पास बैक्टीरिया से बनती हैं। तो जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं? बैक्टीरिया से। तो इजी सी बात है कि वो हमारे मेडिसिन के अंदर वर्क कर रहे हैं माइक्रोब्स, तो हमारे पास मेडिसिन के अंदर भी इनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इन्वायरमेंट्स के अंदर इनकी इम्पोर्टेंस कैसे है? वो ऐसे है कि ये एज अ डिकम्पोजर्स भी काम करते हैं। डिकम्पोज़र के तौर पे कैसे काम करते हैं? वो ऐसे काम करते हैं डिकम्पोज़र के तौर पे कि ये हमारे फूड को, हमारी जो चीज़ें हैं उनको डिकम्पोज़ करते हैं। अब कोई भी चीज़ है वो डेथ के बाद अगर उसको डिकम्पोज़ ना किया जाए तो वो हमारे पास जो है ढेर लग जाएगा उन चीज़ों का। आज से यूँ समझो कि बाबा आदम से जितने भी इंसान हैं
वो आज तक हमारी इस दुनिया पे मौजूद होते। अगर उनको डिकम्पोज करने वाले हमारे पास बैक्टीरिया ना होते, तो एज अ डिकम्पोज़र हमारे लिए काम करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या रखता है, क्लीन रखता है। हद तक कि हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के साथ साथ हमारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट को भी यही क्लीन रखते हैं बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स हमारे। तो हम इससे जान सकते हैं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और भी मतलब हमारी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो मैंने सिर्फ चंद आपके साथ डिस्कस की हैं, और भी बहुत सारी हैं, मेनली जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम जो है मेनली अलग अलग से जो है डिफ़ाइन कर लेंगे कि इनको बैक्टीरिया को सुपरफिशियली डिफ़ाइन कर लेंगे। बैक्टीरिया हो गया, अलजी हो गया, इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने पूरे पूरे चैप्टर्स इनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर पढ़ना है। इंशाल्लाह ऐसी सीरीज़ आपको पूरी मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।